मित्रों, नमः संस्कृताय अध्यात्म शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत और अभिनंदन है। यह क्लास हमारी उच्चारण स्थानों के बारे में होने वाली है। यानी उच्चारण स्थानों के बारे में आप सुनते आ रहे हैं कि कैसे होते हैं। तो आज हम उन्हीं उच्चारण स्थानों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि जो हमने 42 वर्ण पढ़े हैं, यानी वर्णों में जो हमने 42 वर्ण पढ़े हैं, उन्हीं वर्णों में या उन्हीं 42 वर्णों के आज हम उच्चारण स्थानों के बारे में चर्चा करेंगे, या उन्हीं 42 वर्णों के उच्चारण स्थानों को हम पढ़ेंगे कि किस वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान होता है। जैसे कि परिभाषा ले तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। कह रहा है कि मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है वह उस वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। यानी ये कहें कि फेफड़ों से उठने वाली वायु मुख विवल होते हुए जब वह मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, तो जो मुख के विभिन्न भाग हैं जहाँ से जो वर्ण उच्चारित होगा वह उस भाग का उच्चारण स्थान कहलाएगा। यानी वायु जहाँ पर जिस भाग को मुख के जिस भाग को स्पर्श करेगी वह उस स्थान का उच्चारण स्थान कहलाएगा, या उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाएगा। अब हम चर्चा करें, जब चर्चा कर रहे हैं उच्चारण स्थानों की, तो सर्वप्रथम यह जानने की ज़रूरत है या आपको यह मालूम होना चाहिए कि मुख्य रूप से, या हम कहें कि उच्चारण स्थानों की संख्या मुख्य रूप से 8 होती है। ये मत सोचिए कि जो आपके क्रम लिखे हुए हैं, आपके क्रम तो 11 लिखे हुए हैं तो 11 उच्चारण स्थान होंगे, ऐसा नहीं है। मुख, सिरा, तालु, मूर्धा इत्यादि के स्थान के आधार पर उच्चारण स्थानों की संख्या 8 होती है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, उरह, जिह्वा मूली या जिह्वा मूल के आधार पर, ठीक है, उच्चारण स्थान कितने होते? 8 होते हैं। यानी उच्चारण स्थानों की संख्या 8 होती है। तो सर्वप्रथम अगर कहीं प्रश्न पूछता है कि संस्कृत में उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी होती है, तो हमें उत्तर देना है संस्कृत में, या आप हिंदी में कह सकते हैं कि उच्चारण स्थानों की संख्या 8 होती है। ठीक है, उसके बाद आता है, क्योंकि जब मैंने जिक्र किया स्थान के बारे में, तो जब आप फेफड़ों से वायु भरेंगे तो देखिए जो वायु भरते हैं तो वो मुख में आती है, तो वो मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है। तो देखिए जब आप वायु आएगी तो सबसे पहले जो स्थान पड़ता है या सबसे पहले जो प्रांत पड़ता है वह पड़ता है आपका कंठ। ठीक है, तो देखिए कौन सा पड़ेगा? पहले पड़ेगा कंठ, उसके पड़ेगा आपका तालु, उसके बाद पड़ेगा आपका मूर्धा, उसके बाद आएगा आपका दंत, उसके बाद आएगा आपका ओष्ठ। यानी अगर आप वायु फेफड़ों से भरते हैं तो अगर वह वायु मुंह के बाहर निकलती है तो आप उसको थोड़ा सा स्मरण कीजिए, थोड़ा अपने आप में उसको देखिए, सुनिए कि वायु कहाँ कहाँ स्पर्श हो रही है। यानी आप वायु भर रहे हैं फेफड़े से तो सबसे पहले गला प्रदेश पड़ता है, यानी गला जो पड़ता है, यानी इसे क्या कहते हैं? कंठ। क्या कहेंगे हम इसे? कंठ। तो सर्वप्रथम कंठ पड़ेगा, उसके बाद आपका आएगा, कौन सा आएगा? देखिए तालु आएगा। तालु किसे कहेंगे? मुख के जो अंदर का जो ऊपरी भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? तालु कहेंगे। तो दूसरी बार जो है जब वायु आएगी तो उसके आगे तालु भाग को स्पर्श करेगी। उसके बाद देखिए जब उसके आगे थोड़ा सा वायु बढ़ी तो जो मूर्धा यानी
क्या है आपके मस्तक पर ज़्यादा बल देगी तो उसे हम मूर्धा कहेंगे। और उसके बाद चौथा नंबर आता है दंत, यानी थोड़ा सा उसके आप आगे बढ़ेंगे या वायु बढ़ेगी तो दंत भाग आएगा, यानी वायु जो है दंत को स्पर्श करेगी। और दंत के आगे देखिए आपके कौन है, ओष्ठ है। कौन क्या है, ओष्ठ। ओष्ठ से ओष्ठ है, उसके बाद फिर ऊपर जाएंगे तो नासिका। इस प्रकार से देखेंगे तो हमारे उच्चारण स्थानों की संख्या 8 है, जो क्रमशः आपके सामने लिखे हुए हैं। कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है, नासिका है, ठीक है। और उसके बाद हम सभी वर्णों का हम चर्चा करेंगे। तो अच्छा, आप कैसे मान लें कि इसी प्रकार से याद करना, इसी प्रकार से आप याद हो जाएंगे, या आप ये जान लीजिए जो आपके 42 वर्ण थे सर्वप्रथम, तो उन 42 वर्णों को अगर हम वर्ग के हिसाब से लें, जो आपके वर्ग थे, जैसे का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, टा वर्ग है, पा वर्ग है, 5 वर्ग थे, तो मुख्य रूप से 5 वर्ग है, इनको हम ध्यान रखेंगे। तो पहले कौन सा आता है आपका का वर्ग, उसके बाद आता है आपका चा वर्ग, कौन सा आता है चा वर्ग, उसके बाद आपका आता है टा वर्ग, उसके बाद आता है आपका ता वर्ग, उसके बाद आता है आपका पा वर्ग। अब आप स्वरों में इसी प्रकार से ले लीजिए, पहले क्या आएगा, आ आएगा। आ से मतलब आपका हरस आ और दीर्घ आ दोनों आ से है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपके स्वरों में, आता आपका ई आता है। आ के बाद क्या आता है, ई आता है। तो देखिए ई आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ अभी आप संस्कृत में आइए, तो उसके बाद यहाँ पर क्या आते हैं, री ले लीजिए। क्या ले, री। तो हमने री से ऋषि ले लिया, उसके बाद ली ले लिया, उसके बाद ऊ ले लिया। अभी क्या है, थोड़ा सा आप जो है ऊ के पहले री और ली कर दीजिएगा, तो आपका उसी प्रकार से आ जाएगा। अच्छा, हम कैसे जानेंगे कैसे कि कौन सा भाग किधर है या कौन सा पहले आ रहा है। तो हम एक चीज हम जान लीजिए कि जैसे कि आप अगर कार, जैसे प्रयागराज से आप दिल्ली जा रहे हैं, तो आप अपने कार द्वारा जा रहे हैं, तो मान लीजिए हम कार को मान लिए वायु, ठीक है, और आपके विभिन्न जो स्थान पड़ेंगे उनको मान ले वर्ण। तो देखिए जब प्रयागराज से चले तो पहले कौशाम्बी आया, फिर फतेहपुर आया, फिर आपका कानपुर आया, फिर इटावा आया। इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते आगे क्रम में हम चले जाते हैं और हमारा गंतव्य स्थान पूरा हो जाता है। तो यहाँ मान लीजिए पहले कंठ प्रदेश पड़ा, फिर तालु प्रदेश पड़ा, फिर मूर्धा प्रदेश पड़ा, फिर दंत प्रदेश पड़ा, फिर ओष्ठ प्रदेश पड़ा, फिर क्या है ओष्ठ, फिर नासिका, फिर कंठ, तालु, ठीक है। अभी इनकी हम चर्चा पूरी कर रहे हैं। उसके बाद देखिए ये आपके लिखे हैं 18 लिखे हैं और कहीं कहीं लिखे हैं 12, जिसको जान लीजिए क्या है। तो 18 जो आपका जो बताया गया है वह 18 कह रहे हैं कि क्या है, क्या है, आ के भेद है। किसके भेद है, 18 आपको आ के भेद मिलेंगे, 18 आपको ई के भेद मिलेंगे, और री के भी 18 और ली का जो है 12 भेद मिलेंगे, ऊ के 18 मिलेंगे। इसलिए क्योंकि जब मैंने आपको बताया था पहली बात तो हरस्व दीर्घ प्लुत चर्चा की थी मैंने मात्राओं के वजह से कि हरस्व मात्राओं कितने भेद या वर्णों के यानी स्वर और व्यंजनों कितने भेद, तो 3 भेद किए थे मैंने स्वरों के, हरस्व और दीर्घ और प्लुत, और व्यंजन की मैंने आधी मात्रा बताई थी। उसी को मान लीजिए कि ये जैसे आके जो 18 भेदों से में अगर उसकी आप भेद की चर्चा करेंगे तो पहले हम करेंगे 18 के आके 3 भेद, हरस्व, दीर्घ और प्लुत, 3 भेद आपको ये प्राप्त हुए। उसके बाद मैंने बताया था आपको उदात्त, अनुदात्त, स्वरित बताया था। उसके बाद चर्चा आई थी अनुनासिक और अनुनासिक। इस प्रकार से इनकी चर्चा करेंगे तो हरस्व, दीर्घ, प्लुत और उदात्त, अनुदात्त, स्वरित और अनुनासिक और अनुनासिक के क्रम से के अनुसार आपके आके 18 भेद होंगे, ई के 18 भेद होंगे, री के 18 भेद होंगे और ली के 12 भेद होते हैं, क्योंकि इसका
आपका दीर्घ भेद नहीं होता है, ली हमेशा छोटा होता है। उसके बाद ऊ के 18 भेद होते हैं। इस प्रकार से ये 18 लिखे गए हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से किस वर्ण का कौन सा उच्चारण है, उसको हम आज सूत्र के माध्यम से पढ़ लेंगे कि कौन सा किस वर्ण का उच्चारण स्थान होगा। जो 42 वर्ण हैं उन्हीं 42 वर्णों की हम चर्चा करेंगे कि जो 42 वर्ण थे उनका कौन सा उच्चारण है या कौन सा उच्चारण स्थान है। देखिए, पहला सूत्र लिखा हुआ है आपके डायग्राम में, लिखा हुआ है, बना हुआ है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही सावधानी पूर्वक विचार तैयार किया गया है, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखिए, पहला हमने डायग्राम बनाया, क्रम संख्या लिया है। दूसरे क्रम में लिया मैंने सूत्र लिखा, सूत्रम लिख दिया है। तीसरे में लिखा है उच्चारित वर्ण, यानी जो आप वर्णों का, जिन वर्णों का उच्चारण कर रहे हैं वह वर्ण आएंगे। उसके बाद अगला क्रम उच्चारण स्थान। तो पहला हम लेंगे, पहले की चर्चा करें। देखिए कि पहला क्रम संख्या है, क्या कह रहा है, आकु विसर्जनीय नाम कंठा। आप विचार कीजिए, आकु विसर्जनीय नाम कंठा। ठीक है, अब इस सूत्र का मैं विश्लेषण करूंगा। देखिए, यहां दिया है आ, क्या दिया है, आ से तात्पर्य आपका ह्रस्व आ और दीर्घ आ दोनों से। आ से तात्पर्य आपका ह्रस्व आ और दीर्घ आ दोनों से है। ठीक है, किससे, देखिए आ से तात्पर्य आपका क्या है, ह्रस्व आ और दीर्घ आ दोनों से। यह कह सकते हैं कि आ के 18 भेदों में से सभी से मतलब है। आ से मतलब हो गया। कु का मतलब होता है कुवर्ग, या जो मैंने आपको चुटू बताए थे। चुटू का मतलब होता है कि संस्कृत में बताया था कि अध्याहार की प्रणाली है, उसी प्रणाली की चर्चा यहाँ पर फिर हो गई है। कु का मतलब होता है का वर्ग, का खा गा घा अंगा। चू का मतलब चा छा जा झ इया। टू का मतलब टा ठा डा धा अड़ा। और टू का मतलब ता था दा धा ना। और पू का मतलब पा फा बा भा मा। सब में लिखा हुआ देखिए। तो मैं चर्चा कर रहा था आपका, आपके सामने यह विश्लेषण किया जा रहा था आ का। तो आ से तात्पर्य ह्रस्व आ दीर्घ आ या 18 भेदों से है। 18 भेदों को हम यहाँ नहीं लेंगे, क्योंकि जो आपके 18 भेद अन्य भेद होंगे वह व्याकरण वेदों में प्रयोग होते हैं। अभी हमारा तात्पर्य केवल ह्रस्व आ और दीर्घ आ से है। ठीक है, उसके बाद कु का मतलब होता है वही का वर्ग से, का खा गा घा अंगा हुआ। और उसके बाद होता है आकू, आकू ह। ठीक है, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, देखो देख लेंगे। आकू यहाँ होना चाहिए था हा, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, फिर देख लीजिए, हा यहाँ दिया है। कु का मतलब हो गया है कि का खा गा घा अंगा। और हा का मतलब होता है हा से हल। हा का मतलब हा से हल। और विसर्ग का मतलब, विसर्जनीय का मतलब होता है विसर्ग। यानी आपके कंठ वर्ण में कौन कौन से वर्ण आएंगे कि आ का मतलब ह्रस्व आ दीर्घ से यहाँ है। कु का मतलब का खा गा घा अंगा से है। और हा का मतलब आपसे हा से है। और क्या है, विसर्ग का मतलब विसर्ग से है। यानी जो वर्ण आपके आएंगे इसी सूत्र में, उन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं, ह्रस्व आ दीर्घ आ। कु का मतलब का खा गा घा अंगा। हा का मतलब हा और विसर्ग का मतलब विसर्ग। यदि किसी वर्ण के आगे लगे दो बिंदु क्या कहेंगे, विसर्ग कहते हैं। तो देखिए कितने वर्ण आ गए आपके, 1 2 3 4 5। ठीक है, और 5 2 7,
7 हो गए, फिर 8 हो गए, 7 8 9, यानी लगभग लगभग 9 वर्ण इसमें आ रहे हैं। यानी कंठ से कौन कौन वर्ण उच्चारित होते हैं? ह्रस्व, दीर्घा, का, ख, ग, घ, अंगा, हा और विसर्ग। ठीक है, अब नीचे आते हैं, देखिए उसी क्रम में नीचे आएंगे, दूसरा क्रम लिखा हुआ ई चू या सा नाम तालु। देखिए ई चू या सा नाम तालु, यानी ई से मतलब क्या है? हरस ई और दीर्घ ई से है, या कहें कि ई से तात्पर्य आपका ई के 18 वेदों से है। 18 वेद हम न लेकर के हम केवल चर्चा कर रहे हैं 2 वेदों की, हरस और दीर्घ की। और चू का मतलब होता है चा, छा, जा, झा, इया। चू का मतलब चावल, चू का मतलब चावल। देखिए और चावल में कौन कौन से बनाएंगे? चा, छा, जा, झा, इया। और क्या दिया है? या से यज्ञ। ठीक है, और क्या है? सा से तालव्यशा। यानी इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। क्या है? फिर से देखते हैं, कह रहा ई चूया सा नाम तालु, ई चूया सा नाम तालु। ठीक है, ई से हरस ई और दीर्घ ई, चू से चावल के चा, छा, जा, झा, इया, या से यज्ञ और सा से तात्पर्य क्या है? सा से सलजामान सा यानी तालाब सा है। इतने वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। ठीक, उसके बाद आता है आपका तीसरे क्रम में मूर्धा, यानी आगे जब पढ़े तो तालु के बाद क्या है? मूर्धा। अच्छा, आप पहली बात तो आप वर्णों का उच्चारण कीजिए, जैसे का। आप का कह रहे हैं या का कह रहे हैं या आ कह रहे हैं, तो देखिए कि आपका जोर कहाँ पड़ा है ज्यादा? गले में। का, च नहीं, का, ख, ग, घ, अंगा या आ। वहीं आप चा कहेंगे तो चा देखिए जीभ कहाँ लग रही है आपकी? चा, छ, जा। आपकी जो जीभ का आगे का भाग कहाँ लग रहा है? तालु में लग रहा है। च, छ, ज, झ। ठीक है, वही आप मूर्धे का प्रयोग करेंगे तो मूर्धा वाले टा वाले आएंगे। टा, ठा। देखिए जब टा ठा की बात करते हैं तो आपका जो है बल कहाँ पड़ रहा है? यहाँ मस्तिष्क में ज्यादा पड़ रहा है, इसलिए टा वाली वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। उसी प्रकार से आप टा वर्ग कीजिए, टा वर्ग का दंत वाला ट, ठ, ड, ढ, न। देखिए जीभ कहाँ लग रही है? दांतों में लग रही है, इसीलिए इसका नाम दंत पड़ा है, इसीलिए इसका नाम दंत पड़ा है। ट, ठ, ड, ढ, न। ठीक है, और क्या देखिए, और देखिए ये ली भी है, ला लिया ली। जीभ कहाँ लग रही है? दांतों में लग रही है, अर्थात वायु दांतों से होकर के गुजर रही है, इसलिए इन वर्णों का स्थान जो है दंत पड़ा, जो इतने वर्ण हैं। तो फिर से देख लीजिए, ई के देख लीजिए, दूसरे और तीसरे का देखिए, दूसरे का हो गया था, क्या लिखा हुआ? री टूर सा नाम मूर्धा, री टूर सा नाम मूर्धा। री से मतलब हरस ई और दीर्घ ई, या 18 भेदों से है री के। और टू का मतलब टा वर्ग, टू का मतलब टा वर्ग। टा वर्ग में कौन कौन से वर्ण आएंगे? टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। उसके बाद रा का मतलब ये आया, और मूर्धन्य शा का मतलब ये सा आया। इस देख लीजिए, री का मतलब हरस री और दीर्घ ई, या री के 18 भेदों से है। टू का मतलब टा वर्ग से है, और टा वर्ग में कौन कौन से वर्ण आएंगे? टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। उसके बाद देखिए रा लिखा है, रा में से ये रा आ गया, और शा लिखा हुआ है तो सा में से ये सा आ गया। ठीक है, तो कह रहा है कि इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। आप जो है इस्तेमाल कीजिए या प्रयोग कीजिए, तब आप कह पाएंगे टा, ठा, डा, ढ, अड़ा। ये टा कहिए तो कहाँ जीभ लग रही है, और यह बल कहाँ पड़ रहा है? आपके मस्तिष्क में, मस्तिष्क के ऊपरी भाग में। टा, ठा, आवाज क्या है? यह वायु गूंज जा रही है। ठीक है, ये समझ में आया आपके? तो ठीक है, तो आप कितने मान देखिए इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लगभग लगभग 9 इसमें आ रहे हैं। ठीक है,
अब देखिए उसके निचले वाले भाग में क्या है, ये चौथा है, ली तुल शा नाम दंता। क्या है, ली तुल शा नाम दंता। ली का मतलब होता है ली, जो संस्कृत में आपकी जो ली बनाई गई थी, ली, और एक ले लेंगे, और क्या है उसके बाद तू का मतलब होता है ता वर्ग, ता। अब ता वर्ग में कौन कौन से बनाएंगे, ता आएगा, था आएगा, दा आएगा, धा आएगा, ना आएगा, 5 बना गए। उसके बाद और आइए, ला का मतलब जेला, और शा का मतलब दंती साई। इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, दंत है। फिर से देख लीजिए, ली तुलसा नाम दंता। ली का मतलब ली हरस ली, या ली के 12 भेदों में से ये मान लीजिए। तू का मतलब ता वर्ग, ता वर्ग में कौन कौन से वर्ण है, ता था दा धा ना। ला से मतलब ला से है, और शा से मतलब दंती सा से है। इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, आपका दंत है। क्या है, दंत है। ठीक, उसके बाद क्या आया, 5वें वर्ग में, 5वां, उसके बाद पहले में का वर्ग पढ़ लिया, चा वर्ग पढ़ लिया, टा वर्ग पढ़ लिया, ता वर्ग पढ़ लीजिए। अब नीचे क्रम से आएंगे, पावर का कौन सा आया, पावर्ग। 5वां कौन सा है, पावर्ग है। देखिए तो क्या लिखा है, उपधमानिया नाम ओष्ठव। ओष्ठ का मतलब ओष्ठ, ठीक है। अब उ का मतलब होता है वही उ के 18 वेदों में से, या अभी चर्चा करेंगे यू हरस उ या दीर्घ उ की, ठीक है। तो उ का मतलब हरस इ और दीर्घ उ से है। पु का मतलब पा वर्ग से है, और पा वर्ग का मतलब पा फा बा भा मा से है। और क्या है, उपधमानी, मैंने बताया था आपको, यानी पा फा के लगे, या पाफा के पहले शून्य के आधे भाग को, या 2 शून्य के, या जुड़े 2 शून्य के आधे भाग को हम क्या कहेंगे, उपधमानी कहेंगे। ठीक है, तो फिर देखिए, उपधमानिया नाम ओष्ठव। उ का मतलब हरस उ दीर्घ उ से है। पु का मतलब पु वर्ग मतलब पावर्ग से है, और पावर्ग में 5 वर्ण आएंगे। और उपधमानी, उपधमानी बताया था, पा फा के पहले शून्य के लगे, या शून्य से जुड़े 2 आधे भाग को क्या कहेंगे, हम उपधमानी कहेंगे। और उनका उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है। ये समझ में आया। उसके बाद आता है क्या है, ये 5 नासिक वर्ण आएंगे। कौन से, नासिक। एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी आप ये मत कह दीजिए कि उच्चारण आपको नहीं टिक करना है कि उच्चारण स्थानों की संख्या 11 होती है, ऐसा कभी नहीं करना है। उच्चारण स्थानों की संख्या 8 ही होती है, 8 ही टिक करना है। ये केवल हमने क्रम दिया है, ठीक है। अब देखिए, अब चूंकि यहाँ पर आप जब यही पढ़ रहे थे, इया पढ़ा, एंगा पढ़ा, इया पढ़ा, रा पढ़ा, ठीक है, ना पढ़ा, मा पढ़ा, तो आप सोच लीजिए कि इसका भी दोबारा ही प्रयोग हो रहा है। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ ई मंगल ना नाम नासिका चा, और चा के आगे लिखा हुआ कोष्ठक में मुख। फिर देखिए, ई मंगल ना नाम नासिका चा, और चा का मतलब होता है यहाँ मुख। ये कह रहा है कि जो इया है, मा है, अंगा है, ड़ा है, ना है, ठीक है, ये 5 वर्णों का जो है उच्चारण स्थान एक और है। एक तो है आपको पहले मैंने बताया था, क्या था इसका, इस अंग का क्या था, कंठ था। और क्या इसका देखिए, यहाँ क्या था, तालु था। अणा क्या था, मुर्दा था। नाग क्या था, दंत था। और मंग क्या था, ओष्ठ था। तो यहाँ एक आया है, एक और सूत्र बन के आया कि इमं वर्णम नासिका च, अर्थात इन 5 वर्णों का एक और उच्चारण स्थान है, क्या है, नासिका। क्या है, नासिका। जब तक आप इन वर्णों को नासिका यानी नाक से उच्चारण नहीं करेंगे, तब तक इन वर्णों का उच्चारण नहीं आपका हो पाएगा। और यहाँ मुख का मतलब होता है चा का मतलब आशय है मुख से, अर्थात
इन वर्णों को मुख नासिका के साथ मुख का भी सहारा लेना पड़ता है या मुख के साथ नासिका की भी सहायता लेनी पड़ती है, इसलिए इसका लिखा नाम इमंग वर्णम नासिका का, यानी अब ये तो इया और क्या है इंगा इया म र न म और अना, और नासिक वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है नासिक और मुख। ठीक है, और देखिए अब अगला लिखा है सातवां, ए दै तो कंठ तालु। ए का मतलब होता है ए और दै का मतलब होता है ऐसे। ए का मतलब होता है ए और ऐ, इसको तोड़ लीजिए तो क्या बनेगा ऐ। ठीक है, जैसे मैं कह दूं कि यहाँ पर ए हो गया और दै, इसको तोड़ दो तो क्या बनेगा ए और ऐ। ठीक है, इनको आप ऐ मान लीजिए, इसको क्या मान लिया आप ऐ मान लीजिए। कह रहा और कह रहा भी कह रहा कंठ और तालु, कह रहा यानी ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है कंठ और तालु। कैसे, इसलिए देखिए अब यहाँ आपको बता देता हूं मैं हल्के से। यहाँ क्या है ए, ये आपका जैसे कि ए वर्ण कैसे बना, ए वर्ण बना है आपका, ए वर्ण बना है आ धन ई मिलकर के बना है। क्या बना है आ धन ई मिलकर के बना है। अब देखिए आ का उच्चारण स्थान क्या था आपका कंठ, और देखिए ई का उच्चारण स्थान क्या है तालु। तो यहाँ क्या लिखा हुआ देखिए यहाँ पर ए दै तो कंठ तालु, यानी ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है कंठ और तालु, यानी एक पक्ष इससे मिल गया है, एक इससे मिल गया है और एक पक्ष इससे मिल गया है। ठीक है, तो इन दोनों का जो सम्मिलित रूप क्या है ए है, इसीलिए इससे क्या हो गया है कंठ तालु, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है ए दैते कंठ तालु। ठीक है, यानी ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है कंठ और तालु। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगला आता है आपका ओ दौ तो कंठोष्ठम। क्या आता है ओ दौ तो कंठ ओष्ठम, यानी ओ से मतलब क्या है ओ से है, और दौ में औ का मतलब क्या है औ से है, तो औ और औ का उच्चारण स्थान क्या है कंठ और ओष्ठ है। इसमें भी देख लीजिए आप, जैसे कि यह है ओ जी, या ओ वर्ण कैसे बना, देखिए कैसे बना ओ वर्ण आपका आ धन क्या है उ, आ धन उ से क्या बना ओ बना। ठीक, अब यहां देख लीजिए कि आ का क्या है, आ का क्या उच्चारण स्थान है, देखिए यहाँ पर आ क्या है आ का कंठ है। ठीक है, और उसके बाद उ का क्या है बताइए उ का उ कहाँ देखिए ये उ का कहाँ है ओष्ठ है, तो क्या हुआ इसका कंठ है और इसका क्या है ओष्ठ है। अब दोनों का जो सम्मिलित रूप आएगा तो कौन आएगा कंठ ओष्ठ। क्या आएगा कंठ ओष्ठ। इसीलिए इन इन दो वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है कंठोष्ठ। क्या है कंठ और ओष्ठ। इतना समझ में आया। उसके आगे आइए क्या है, क्या लिखा है वकारस दंतोष्ठम। क्या है वकारस दंतोष्ठम, कह रहा वा का उच्चारण स्थान क्या है दंत और ओष्ठ। ठीक है, इसको ये तो आता ही है वा का उच्चारण स्थान क्या है दंत और ओष्ठ। ठीक है, उसके बाद आता है जिह्वा मूलीयस जिह्वा मूलम, यानी जिह्वा मूली बताया था आपको कि काखा के लगे, काखा के पहले दो शून्य के आधे भाग को क्या कहेंगे जिह्वा मूली, यानी दो आपकी जो जिह्वा मूली है ठीक है का और खा वाले, तो उसका उच्चारण कैसे करते हैं क ख क ख। ठीक है, तो कह रहा है कि इन काखा का या जिह्वा मूली का उच्चारण स्थान क्या है जिह्वा मूल, जिह्वा का मूल भाग जहां से जिह्वा जुड़ी हुई है क ख क ख। ठीक है, तो कहां कहां जोर पड़ रहा है जिह्वा के मूल भाग पर। इसके बाद आता है क्या है नासिका, नासिका लिखा हुआ नासिका अनुस्वारस्य, यानी क्या है देखिए
यानी जो आपका जो अनुनासिक होता है या अनुस्वार होता है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिक में नासिक वर्ण। क्या होता है? नासिक वर्ण। यानी क्या है, जो जितने आपके अनुस्वार होंगे या अनुस्वार एक ही होता है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? नाक। अधिक क्या होता है? नाक। ठीक है, तो क्या हुआ? नासिक वर्ण। फिर से देख लीजिए, आपको विसर्जन कंठा, ठीक है, यानी हरस आ दीर्घ आ कावर के पांचों वर्ण और क्या है? हा और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। फिर देखिए ई चू ऐसा नाम तालु, हरस उई और दीर्घ ई और चू वर्ग का मतलब चाचा ज्यादा इया और या और सा का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। उसके बाद आता है री टूर सा नाम मूर्धा, री हरस उई दीर्घ री टू वर्ग का मतलब पांचों वर्ण आपके आ गए और रा और सा मूर्धन सा का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। उसके बाद आता है ले तुलसा नाम दंता, ली का मतलब होता है ली और ला का मतलब ला और तू का, ठीक है, ठीक है, यहाँ देखिए एक यहाँ, ठीक है, तू का मतलब होता है ता था धा धा ना और ला का मतलब ला और शा दंती सा का उच्चारण क्या है? दंत है। उसके बाद आता है आपका जे आपका उपधमानी नाम ओष्ठव, क्या है? हरस उ या दीर्घ उ और पुवर का मतलब होता है पावर का मतलब पाफा बाबा मा और उपधमानी का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। उसके बाद आता है यम गणम नासिकाचा, पूरे नासिक के वर्ण जो पांच होते हैं ई मा अंगारा नामा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर एक चीज याद देख लीजिए, ई मंगरना, यहाँ मा नहीं आएगा इसीलिए मा दो बार लिख दिया है, ठीक है। और इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? नासिक वर्ण होगा। उसके बाद ए दैतो कंठ तालु, ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और तालु है। ओ दौतो कंठ ओष्ठम, ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और ओष्ठ है। मैंने बता दिया था ओ में क्या सम्मिलित है? आ और उ में क्या बना? ओ मिला, ठीक है, इसलिए क्या हुआ? कंठोष्ठ हो गया। उसी प्रकार से आप उसको देख सकते हैं ये वाला औ को भी, औ को बता देता हूं आपको। औ कैसे बना? औ कैसे बना बताइए, ठीक है। आ धन ओ मिली क्या बना? क्या बना? अ बना। अब आ का क्या बताइए? आ का क्या है? कंठ। और उसका ओ का क्या बताइए? क्या है? ओष्ठ है। क्या है? ओष्ठ है। इसको कंठ है, ऐसे क्या है? ओष्ठ है, इसलिए क्या होगा? कंठोष्ठम। क्या होगा? कंठोष्ठम, ठीक है। उसके बाद आपका आता है वकारस दंतोष्ठम, यानी वाका क्या है? दंत और ओष्ठ है। और क्या है? जीवा मूली का, जीवा का मूल भाग है, जीवा मूल्य से जीवा मूलम। उसके बाद आता है नासिक से अनुस्वार से, नासिक यानी अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है? नासिक यानी नाक है। तो सूत्र के माध्यम से देखते क्या लिखा हुआ, सूत्र क्या लिखा हुआ? छंद अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरा कंठ शिरस्तस्था जीवा मूलम चा दंतस्य नासिका ओष्ठौ चा तालु चा। अर्थात ये क्या है? आठों उच्चारण स्थान दिए गए हैं एक छंद के माध्यम से। अब आशा करता हूं कि यह क्लास आपके समझ में अवश्य आई होगी। अगर कोई त्रुटि हो तो जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं, ठीक है। आज इस क्लास का यानी वर्ण विचार का आज समापन हो रहा है। यानी स्वर और व्यंजन जो मैंने जो आपके 42 वर्ण थे आपको कई कैटेगरी में बांटा है। उन कैटेगरी में बांट करके मैंने पहले बताया था कि स्वर और व्यंजन कितने होते हैं। उसके बाद संख्याओं के आधार पर वही स्वर और व्यंजन, मात्राओं के आधार पर नहीं हरस दीर्घ प्लुत के आधार पर क्या है? स्वर व्यंजनों का वर्गीकरण। उसके बाद बताया था आपको क्या है? प्रत्याहार बताया था, प्रत्याहार कितने होते हैं? प्रत्याहार 42 होते हैं। उसके बाद आया था आपका ये आपका प्रश्न आया था कि प्रश्न कितने हैं? मुख्य रूप से प्रश्न 2 होते हैं, अभ्यंतर प्रश्न और बाह्य प्रश्न। अभ्यंतर प्रश्न 5 प्रकार के होते हैं, बाह्य प्रश्न 11 प्रकार के होते हैं। अभ्यंतर प्रश्न देख लीजिए, अभ्यंतर प्रश्न होते हैं स्पष्ट, ईषद स्पष्ट, विवृत, ईषद विवृत और समृद्ध। उसके बाद बाह्य प्रश्न होते हैं 11। कौन से होते हैं? विवाद श्वास घोष, ठीक है, संवाद नाद घोष 6 हो गए। अल प्राण महाप्राण, उदात अनुदात स्वरित हो गए। उसके बाद आता है ये उच्चारण स्थान।
यानी उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी होती? 8। इस प्रकार से हमने 42 वर्णों को कई क्रम में पढ़ा। आशा करता हूँ जो मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया होगा, और नहीं अगर आ रहा है कुछ तो जो गलतियां हों, जो त्रुटियां हों, आप हमको कमेंट के माध्यम से बताइए। ठीक है, अगले क्लास में हम संधियों के लेकर के आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।